अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर वही है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। आप बस लिमिट्स देखनी है डिफरेंट फंक्शंस की। थ्योरम आपके पास फर्स्ट है, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी फाउंडेड बाय सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, अगर आपने उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है तो उसके जिस तरह लिमिट रूल अप्लाई करते हैं उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, लिमिट अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिट है, आप किसी भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड कर रहे हैं, वो कोई पॉइंट भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स अप्रोच टू सी ले रहे हैं, जनरल पॉइंट ले रहे हैं, सी कुछ भी हो सकते हैं। पी ऑफ एक्स जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ए नॉट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री प्लस सो ऑन प्लस ए एन सी। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास होगा पॉइंट पी सी के ऊपर। तो इस थ्योरम का मतलब यही है कि अगर आपने कोई भी लिमिट अप्लाई करनी है पॉलिनोमियल पर तो वो आपके पास डायरेक्ट मेथड से आपने उसे अप्लाई करनी है। अगर पी एक्स कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल हो सकती है जिसका ऑर्डर, यहाँ पर तो ऑर्डर एन है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो वो क्या आएगा, वो पी सी के इक्वल आएगा। इसकी एग्जाम्पल देखिए, पीसी आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है कि जब आप उसे सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर पीसी लिखा हुआ, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है जी, आपके पास पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसका ऑर्डर 2 है। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। इसकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट 1 एक्स अप्रोच टू 1 पी ऑफ एक्स। तो रूल क्या है कि हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है कि जिस पर ये अनडिफाइन हो रहा हो या 0 0 वाली फॉर्म बन गई। तो हमने क्या करना है, इसमें डायरेक्ट पॉइंट पुट करने हैं। तो लिमिट रूल पहले अप्लाई करेंगे। ये आपके पास होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स माइनस 1 डायरेक्ट पुट कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगी 1 माइनस 1। पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास 1 आ गया। कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा जो कि कांस्टेंट की फॉर्म में होगा। तो ये इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। तो उसमें जस्ट आपने क्या करना है, लिमिट ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ये हमने उसमें पुट किया। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही है कि लिमिट आपने पुट कर दी है। तो इस वजह से आप पॉलिनोमियल की लिमिट इस तरह से फाउंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास थ्योरम 1 है। सेकंड थ्योरम है लिमिट ऑफ द रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन का देखने लगे हैं। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं जो पी ओवर को क्यू की फॉर्म है। ठीक, कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन, इसकी भी सब्स्टिट्यूशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, कब कर सकते हैं, इफ द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट 0। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पी एंड क्यू आर पोलिनोमियल है एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल नॉट टू 0, इसका रूल ये है पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल हो सकती है एंड क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल हो सकती है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि क्यू ऑफ एक्स जब 0 नहीं होगा तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इसके लिमिट रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पी ऑफ एक्स ओवर लिमिट टेंड्स टू सी
क्यू ऑफ एक्स। तो क्योंकि नीचे आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, तो ये डायरेक्टली इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपके पास आंसर आएगा। ये लिमिट है आपके पास, यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं है, 2 है। लिमिट आपके पास ये गिवन है, ऊपर वाले की फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पहले उस यहाँ पर है कि क्यू ऑफ एक्स पहली रिस्ट्रिक्शन, अगर आपके पास रैशनल नंबर आ जाए पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई भी पोलिनोमियल आ जाए, वहाँ पर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन देखनी है, वो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 2 पुट करें तो ये 4 + 5 0 नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या है कि हम इससे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसकी लिमिट इस तरह से फाइंड आउट करी जा सकती है। तो ये आपके पास पहले हम क्या करेंगे, लिमिट लॉ अप्लाई करेंगे। लिमिट एस टेंस टू 2, ये आपके पास फर्स्ट पोलिनोमियल है ऊपर जैसे डिनोमिनेटर में, x³ 4x² -3। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसी तरह से s टेंस टू 2 x² + 5 अब सेपरेट अप्लाई करेंगे। लिमिट s टेंस टू 2 x³ + 4 लिमिट डायरेक्ट यहाँ पर कांस्टेंट के साथ, जो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे हम क्या करेंगे, आउटसाइड ऑफ द लिमिट 4 मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू 2 x² minus limit x टेंस टू 3। इसी तरह अब हम डिनोमिनेटर के साथ भी यही करेंगे। ये आपके पास है लिमिट s टेंस टू 2 x² प्लस लिमिट x टेंस टू 5। अब यहाँ पर नीचे हमने चेक कर लिया था, ठीक है, नीचे हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा है 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये था 2² + 5 डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास था 4 + 5 9 था। इट्स मीन इक्वल नेवर 0 है ये। तो अब हम क्या था, जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट को। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास फर्स्ट टर्म है 2³ + 4 कांस्टेंट एज इट इज। लिमिट किस पर अप्लाई होगा, वेरिएबल पर होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल x² है, तो ये आपके पास 2² हो जाएगा माइनस ये कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर हम लोगों ने कर चुके हैं कि अगर लिमिट s टेंस टू c हो और k आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका आंसर आपके पास k ही आता है। ये कांस्टेंट का रूल होता है कि कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये आपके पास एज इट इज 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, ये आपके पास 2² + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सोल्व भी कर सकते हैं। अच्छा
17/3, 7/3। अच्छा, स्टूडेंट ने आंसर भेजिए, देख लेते हैं। अब 2 की पावर 8 है तो ये 2 की पावर 3 है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी 3। 8 + 16, ये 4 हो जाएगा -3। डिनोमिनेटर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आपके पास 9 आएगा। तो यहाँ पर 8 + 16 - 3, तो ये आपके पास 21 होता है। 21/9, ये आपकी लिमिट कैलकुलेट हो गई है P/Q की। इसे मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये लिमिट आ गई है, आपने निकाल लिया। किसकी निकाली है, रेशो नंबर की निकाली है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास डिनोमिनेट इक्वल नॉट टू 0। अब यहाँ पर कुछ और इसके रूल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन का एक रूल हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो तब हम डायरेक्टली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये अब हमें लिमिट ला कर रहे हैं तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना लाजमी है। लिमिट ला के लिए स्टेप बाय स्टेप लाजमी है, अगर क्योंकि हम लिमिट ला के ये थोड़े से रूल्स देख रहे हैं, अदरवाइज इसे डायरेक्ट आप पुट कर दें और वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेकंड रूल है, एलिमिनेटिंग जीरो फॉर्म डिनोमिनेटर। अगर आपके पास P/Q की फॉर्म में कोई फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपके पास 0 हो रहा है, Q(x) 0 हो रहा है। एक तो हमने ऊपर एग्जाम्पल किए कि 0 नहीं होगा तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर Q(x) आपके पास 0 हो रहा है। अब यहाँ पर 1 पुट करें, ठीक है ना। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1 - 1, इट्स मीन ये आपके पास 0 हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। वो देखने किस तरह से मेथड है। जो सबसे पहले मेथड आपके पास है, कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर। वो कहते हैं कि हम इसे अब कॉमन फैक्टर से भी इसकी हेल्प से इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप कॉमन फैक्टर बना लें। एक हम मेथड लगा रहे हैं कॉमन फैक्टर वाला, कि अगर आपके पास Q(x) 0 हो जाए तो इसको हम कॉमन फैक्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं। x² + x - 2, इसके बताएं किस तरह कॉमन फैक्टर होंगे। कॉमन फैक्टर बनाएं x² + x - 2 के। मिडल वाली टर्म बता रहे हैं, मैंने पूरे कॉमन फैक्टर पूछे थे, तो लगता है बनाने पड़ेंगे। x², ये इसके आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास +2x - x - 2। डिनोमिनेटर से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर आ जाएगा x - 1, ठीक है। अब दोबारा ऊपर चलते हैं, ये आपके पास आ गया लिमिट s टेंड्स टू 1, ठीक है। ये फैक्टर बना लिए। फैक्टर कैसे बनाएं, ये देखें, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -2x² है और जो मिड वाली टर्म है वो आपके पास x है, ठीक है।
आपने ऐसे फैक्टर बना रहे हैं कि मल्टीप्लाई करें कि आपके पास -2 आए, -2x स्क्वायर आए, और अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास पॉजिटिव x आए। तो ये फैक्टर थे जिसकी वजह से ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही। x -1, अब ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। फैक्टर में क्या होता है, जो आपके पास मिड वाली टर्म है ये सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास लिमिट s टेंड्स टू 1, ये हमने फैक्टर से इस क्वेश्चन को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। x + 2 x x-1, ये मैंने जब भी लिमिट का चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर था कि ये हम फैक्टर कब कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब लिमिट इक्वल ना टू 1 के, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, नीचे आपके पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने साइड पर लिखते हैं x इज इक्वल नॉट टू 1 कि आपके पास x1 के करस्पॉन्ड, हम x इज इक्वल टू 1 नहीं ले रहे, हम x टेंड्स टू 1 ले रहे हैं, लेफ्ट या राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो आपके पास ये वाला फैक्टर है और जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, किसकी वजह से, लिमिट की वजह से, ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, कैंसलिंग द फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जिसमें जो कॉमन फैक्टर होंगे उसे आप कैंसिल कर दें, ठीक है। ये लाजमी लिखनी होती है, तभी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब आपके पास x+2/x, ये आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1 पुट करें तो 1 आ रहा, नीचे 0 नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करते हैं, अगर p/q की फॉर्म पर आपके पास फंक्शन आ जाए तो उसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1+2/1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। आपने इसका आंसर क्या निकाला, इसका आंसर आपके पास 3 आए। इस लिमिट को हमने कैलकुलेट किया जिसका आंसर आपके पास 3 है, ठीक है ना। रिपीट ये है कि आपने p/q के ऊपर वाली फॉर्म किया जिसमें रिस्ट्रिक्शन थी q ऑफ x इक्वल नॉट टू 0। आपने इस एग्जांपल को ज़रा देखें, यहाँ पर आपने 1 पुट किया तो ये नीचे आपके पास 0 हो रहा है। अब 0 को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, एक हमारे पास मेथड है, फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं, कैंसलिंग अ कॉमन फैक्टर, कि हम 0 को कॉमन फैक्टर से भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले हमने फैक्टर बनाए, यहाँ पर फैक्टर बनाने की जब बनाए हैं तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट कर देना। कॉमन फैक्टर जो थे यहाँ पर x-1 था, नीचे वाला, नीचे भी आपके पास x-1 था, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट तब भी हो सकता है जब आपके पास s टेंड्स टू 1 हो, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर दिया तो जो आपके पास आफ्टर कैंसलिंग जो टर्म्स बची हैं वो आपके पास क्या है, ये आपके पास टर्म्स हैं। इसमें अब हम देख सकते हैं ये आपके पास p/q की फॉर्म में और q आपके पास 0 नहीं हो सकता, तो हमने प्रीवियस लॉजिक की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर था कि अगर q आपके पास 0 ना हो रहा हो तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। डायरेक्टली पुट किया है तो आपके पास क्या आ गया, डायरेक्टली पुट करने से आपके पास जो आंसर है वो 3 आ गया। चलो देखिए, p/q की फॉर्म और वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी, q अगर हम 0, क्यों 0 नहीं बन रहा तो उसमें हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट। इस एग्जांपल में जब आपने डायरेक्ट पुट किया है क्यू ऑफ एक्स, तो वो आपके पास क्या हो रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। 0 बनने की वजह से अब हमने यहाँ पर कोई मेथड है, सबसे पहले मेथड है कि हम अप्लाई करते हैं कैंसिलिंग का कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से भी हम क्या करते हैं, हमने नीचे से 0 रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर टर्म में आपके पास 0 बन रहा है उसे रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, कॉमन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई किया। कॉमन फैक्टर में हमने क्या किया, ऊपर आपके पास पॉलिनोमियल थी,
सेकेंड डिग्री की, उसकी हमने फैक्टर बनाया। फैक्टर क्या बने, x-1 बना है। सेकेंड फैक्टर आपके पास x+2 बना है। नीचे हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाने के लिए x कॉमन ले लिया, तो x-1 फैक्टर आ गया। ये सेम फैक्टर है, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल तब होगा जब आपके पास x टेंस टू 1 हो। इसका मतलब ये होता है कि x टेंस टू 1 है, x इज इक्वल नॉट टू 1। इसका मतलब ये होता है। तो ये लिखना लाजमी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तभी हम कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन जो फैक्टर थे उसे कैंसिल आउट कर दिया। जब हमने कॉमन फैक्टर कैंसिल किए हैं, तो ये आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स ये आ गया x+2/x। ये अभी भी आपके पास p/q की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जब हमने 1 पुट कर कर चेक किया है, तो q 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर q 0 ना हो रहा हो तो तब हमारे पास क्या मैथड होता है, तब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट को। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये आपके पास आंसर 3 आ। अब सेकंड है कि इस टाइप की अगर हमारे पास फंक्शन आ रही, तो इसे हम किस तरह कॉमन फैक्टर बना कर करेंगे। अब वो कह रहा है कि इसे हम क्रिएट करेंगे, देन तब कैंसिलिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट कैसे करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, 2 + x -2/x। अब ये देखिए आपके पास v/q की फॉर्मर है, q 0 हो रहा है। अब ये एक अनदर मेथड है, क्योंकि क्वेश्चन की डिफरेंट नेचर होती है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन आपने मेथड किया होगा मे बी, उसकी हेल्प से हम इसे सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि हम 0 उसकी वजह से रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर माइनस है, तो जब हम रैशनलाइज करेंगे वो आपके पास टर्म्स किसके साथ आएंगी, पॉजिटिव के साथ आएंगी। फर्स्ट फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई करना लाजमी मस्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं कॉमन फैक्टर का, जिसकी वजह से हम 0 रिमूव करेंगे। ठीक है ना, जब 0 रिमूव हो जाएगा तो वहां से हम ब्रैकेट हटा देंगे। लिमिट एस टेंस टू 0। अब इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है, सेम वाली जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये सेम टर्म थी ना, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन इस तरह से हो सकती है। अब ये नीचे आपके पास आ जाएगी टर्म 2 + x +2। ये भी नीचे आपके पास जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हुआ, तो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म क्या आई, आपके पास आ गई है लिमिट s टेंस टू 0, 2 + x -2। ये रेस्ट ऑफ टर्म आ गई। नीचे वाली एज इट इज ही लिख देंगे। ये आपके पास 2 + x +2। अब ये +2 -2 से कैंसिल आउट हुआ, तो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स अगेन लिमिट एस टेंस टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x, ये x, ये आपके पास हो जाएगा 2 + x
+2। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास था क्रिएटिंग एंड कैंसिलिंग। हमने अब क्रिएट कर लिया, ये हमने पूरा फंक्शन बना लिया। अब वो कहते हैं जो कॉमन फैक्टर है उसे आपने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिलिंग करने का हमारे पास क्या मेथड होता है, हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल ना टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इस टर्म्स का मतलब ये हो रहा है कि x टेंड्स टू 0। ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लिखते हैं x इज इक्वल नॉट टू 0, इसका मीन्स ये होता है कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, अप्रोच वर्ड यूज कर रहे हैं या टेंस का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम x इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिए। अब आपके पास लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर आपके पास 1 है, नीचे आपके पास 2 प्लस एक्स प्लस 2 है। ठीक है, अब ये आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म आ रहा, क्यू आपके पास 0 नहीं हो रहा। तो जब 0 नहीं हो रहा हो तो तब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1 2 प्लस 0 +2। ये आपके पास आ गया 2 + 2। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने लिमिट सॉल्व की है, जिसका आंसर ये यहाँ पर काफी स्टूडेंट के करेक्ट है। ये आपने सॉल्व किया है लिमिट, तो ये आ गया। एक हमने मेथड देखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला, एक हमने मेथड देखा है कॉमन फैक्टर का, एक हमने क्रिएट किया है देन कैंसलिंग की। अब हमने देखना है एक और हमारे पास मेथड है, p बाई क्यू की फॉर्म पर ही होता है। अब इस मेथड में आपके पास क्या होगा, ये देखिए, ये ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल होती है, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल होती है। ठीक है ना, ऊपर भी आपके पास पॉलिनोमियल हो रही होगी, नीचे भी आपके पास पॉलिनोमियल हो रही होगी। अब आपने जब इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट s टेंस टू 0, ये p बाई क्यू की फॉर्म आ रही है, तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म बन रही होगी 0/0 की फॉर्म पर। ठीक है ना, जब आपके पास 0/0 वाली फॉर्म बन जाए तो तब आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तब आपने एल रूल अप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस पर दो टू डॉट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एल रूल, इसे आपने प्रोनाउंस है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तहरीम, सिंप्लीफाई कर लें अगेन, आपको क्लियर हो। ये आपके पास क्या है, अगर आपके पास ऊपर भी पी की फॉर्म पर है और डिनोमिनेटर में भी पी की फॉर्म है, अगर आप लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास 0/0 वाली फॉर्म आ जाए, तो हम उसको सॉल्व आउट करने के लिए किसकी तरफ जाएंगे, एल रिपीटर रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस पर जस्ट एक पॉइंट नोट करने वाला है कि रिपीटर रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब आपके पास डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में ना तो वो 0 हो रहा हो, ठीक है ना तो अनडिफाइंड हो। रिपीटर रूल के लिए ये दो टू कंडीशंस लाजमी है कि आपके पास फॉर्म अनडिफाइंड बन रही हो या 0/0 वाली फॉर्म बन रही हो, तब हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके अप्लाई का मेथड क्या होता है, इसके अप्लाई का मेथड ये होता है कि जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में, इसका फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेज में जब आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया है तो उसका आंसर आपके पास 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। आपने 0/0 की फॉर्म को रिमूव करना है, तो आपने क्या करना है, ऊपर भी आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, नीचे भी आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है।
ठीक है, तो आपने तब तक डेरिवेटिव लेते जाना है जब तक ये 0/0 वाली फॉर्म रिमूव ना हो जाए, ठीक ना। जिस तरह फर्स्ट स्लाइड पर आ जाए, क्यू फैक्स आपके पास रिमूव हो जाए, ठीक है ना, यानी कि वो जीरो वहां पर टर्म ना आ रही, कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाए, 1 2 3 इस तरह से, तब तक आपने इसका डेरिवेटिव ले जाना है कि आपके पास 0/0 वाली फॉर्म रिमूव हो। ठीक है, ये 0/0 भी बन सकती है, अनडिफाइंड भी बन सकती है, ये आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी बन सकती है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों फॉर्म जीरो इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो सकती है। बस आपने याद रखना है लुपिटर रूल तब अप्लाई नहीं होगा जब आपके पास फॉर्म ऊपर भी और नीचे भी क्या ना हो, फाइनाइट और नॉन जीरो पर। इन दोनों पर हम लिमिट ये लुपिटर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट इन्हीं पर अप्लाई करेंगे कि आपके पास ये अनडिटर्मिनेट कंडीशंस होती हैं। ठीक है ना, इनको हमने सॉल्व आउट करने के लिए एक मेथड है जिसे हमने नेम दिया है लुपिटर रूल का। इसकी एग्जांपल देखिए। लिमिट s टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos of x ओवर x प्लस एक्स स्क्र। ये आपके पास फंक्शन है किसकी। अच्छा, ये आपके पास फंक्शन किसकी फॉर्म में है, ये आपके पास फंक्शन p बाई क्यू की फॉर्म पर है। इस पे आप लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं। 1 है, cos 0 1 होता है, cos की 0 की वैल्यू 1 होती है। नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास 0 प्लस 0, तो ये भी 0 हो रहा है। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है, ये आपके पास 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसको रिमूव करने के लिए रिपीटर रूल अप्लाई करेंगे। वो रिपीटर रूल क्या होता है कि आपने पी ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, क्यू ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है ना, ऊपर वाले का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। ये आपने सेपरेट सेपरेट लेना है, मिक्स नहीं करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब हमने जीरो को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसे आप पी ऑफ एक्स अज्यूम कर लें, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में इसे आप क्यू ऑफ एक्स एज्यूम कर लें। ठीक है, अब हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 0 होगा। और कोस है, कोस का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये -0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस आ जाएगा, कोस का हमने डेरिवेटिव लिया तो वो आपके पास नेगेटिव साइन ऑफ एक्स आ गया। ये आपने क्या किया, नोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, सेम है, तो ये आपके पास 1 आएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, वो आपके पास पावर रूल लगते हैं। ये हम फर्दर जब डेरिवेटिव का चैप्टर करेंगे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये लिमिट का चैप्टर था तो यहाँ पर जस्ट रूल किया हुआ है, इसके क्वेश्चन तो हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में करेंगे। ये आपके पास क्या है, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा प्लस 2x। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। लिमिट s टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x
1 प्लस 2 ऑफ एक्स। अब इस पे लिमिट अप्लाई करें, नीचे आपके पास 0 नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर वाले था कि आपके पास इस तरह की फॉर्म आ रही हो, 0/0 की फॉर्म बन रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, नीचे आपके पास 0 नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास नीचे 0 नहीं हो रहा, तो ये इस पर डायरेक्ट अप्लाई करें। साइन 0 0, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 0, ठीक है। 1 नहीं आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। अब हमारे पास एक थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास टू फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हो और हमारे पास लिमिट कह दें कि हमने फाइंड आउट करनी है, तब हमारे पास एक मेथड होता है, जिसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, सपोज दैट g of x लेस देन नो, f of x लेस देन नो, h of x फॉर ऑल x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c। मीन्स इस मतलब इस लाइन का जो मीनिंग है वो आपके पास क्या है, x बिलोंग कर रहा है किसी ओपन इंटरवल से a एंड b, ठीक है, और a एंड b के में से c भी इन्वॉल्व है, ए बी इंटरवल में आपके पास c भी इन्वॉल्व है, ये मीनिंग है, ठीक है ना, कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल से जिसमें c भी है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होता है कि लिमिट टू फंक्शंस की सेम हो, s टेंड्स टू c, g ऑफ x लिमिट s टेंड्स टू h ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, तो तब हम कह सकते हैं आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x उसकी भी लिमिट क्या होगी, यही होगी। ये आपके पास जो क्राइटेरिया होता है इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये अप्लाई किया, हम लिमिट अप्लाई करेंगे होल इनक्वालिटी में, लिमिट s टेंड्स टू c, g ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू c, f ऑफ x लेस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू c, h ऑफ x। अच्छा, इसकी लिमिट आपके पास क्या थी, इसकी लिमिट हमने सपोज की थी l, l कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन h और g की क्या होगी, सेम होनी चाहिए। और ये आपके पास f ऑफ x एज इट इज, दोनों लिमिट सेम होगी तो देन हम इसे कह सकते हैं, वहां से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, इसकी भी लिमिट आपके पास क्या होगी, वही होगी, जो g और x की लिमिट है वही f ऑफ x की लिमिट होगी। कब होगी, जब l और ये दोनों की, इन दोनों फंक्शंस की आपके पास लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। अच्छा, ये हमारे पास होता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के लिए जो इक्वेशन की नेचर है, या तो वो इस फॉर्म में होते हैं या तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट होती है, ठीक है ना। तो तब ये इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की थोड़ी सी नेचर है कि तब हम अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास टू फंक्शन होने चाहिए g ऑफ x, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो तब हम वहाँ से ये इनक्वालिटी अप्लाई करते हुए हम वहाँ से लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो दो मेथड, तीन चार जो हमने डिस्कस किए हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। अब ये थी इसकी स्टेटमेंट, ये मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है कि सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, हम उसे किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल देखिए नेचर। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन्होंने ये इनक्वालिटी लिख दी है,
दो फंक्शन भी इन्होंने गिवन दे दिए हैं। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है लिमिट एस टेंड्स टू 0 यू ऑफ एक्स। फाइंड हमने ये चीज करनी है, ठीक है। इसमें आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इनक्वालिटी को कंपेयर करें इस इनक्वालिटी के साथ, ये आपके पास इनक्वालिटी इसी फॉर्म में लिखी हुई है, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह इन्होंने यू ऑफ एक्स लिख दिया, और ये आपके पास क्या है, एच ऑफ एक्स। यू ऑफ एक्स की लिमिट तब हम लिख सकते हैं जब इन दोनों की लिमिट क्या हो, सेम होनी चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं अप्लाई करने का मेथड क्या, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई हमने कौन सी करनी है, ये हमारे पास गिवन है, x टेंड्स टू 0। हम अप्लाई करेंगे होल इनक्वालिटी में x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 लेस देन इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 u of x less than equal to limit s tends to 0 1 plus x square over 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की सेम लिमिट है। हम पहले जी ऑफ एक्स चेक कर रहे हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0। जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, ये वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो ये आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है ना। 1 कैसे आ रहा है, आपने यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास 4 है, क्यू ऑफ एक्स आपके पास 4 आ रहा है। अगर आप इसका एलसीएम भी लें, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये 4 आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 1 तो एज इट इज ही आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने के लिए। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है कि मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा हो गया हूँ, मैं कर देती, नहीं अगर क्लियर हो रहा। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट रूल आपके पास क्या होता है, एज इट इज एज टेंड्स टू 0 कांस्टेंट माइनस लिमिट एज टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर 4। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास जो p बाई क्यू की फॉर्मर फंक्शन है और q आपके पास 4 है, तो आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली अपने अपने अप्लाई किया तो ये कांस्टेंट तो नो चेंज होता है, तो आपके पास 1 एज इट इज आ जाएगा माइनस 0 ओवर 4, तो आपके पास ये टर्म 0 ही रहेगी। आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ये इस तरह से मैंने 1 लिखा था। अब हम सेकंड फंक्शन देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है, इसका भी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यही मेथड है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 आपके पास कोएफिशिएंट है, 2 आपके पास 0 नहीं हो रहा, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो 0 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 आ गया। दोनों लिमिट आपके पास सेम आ रही है, इसकी लिमिट, इसका आंसर भी आपके पास 1 है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे। हाँ, इसे हमें लिखने का जो मेथड है वो ये है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों के आंसर सेम हो तो तब हम कह सकते हैं वो आपके पास उसी फंक्शन जो मिड वाला फंक्शन है उसकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के। ये आपके पास मेथड होता है सैंडविच थ्योरम। आपके पास बस 2 फंक्शन होने चाहिए। कंटिन्यूस कहाँ से आ गया, अभी हम वहाँ गए ही नहीं, हम जस्ट लिमिट डिस्कस कर रहे हैं।
ये आपने कौन सा थ्योरम लगाया है? तहरीम मुमताज एस टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये कहाँ पर बना है? यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उस वजह से ये आपके पास 0 आया। डायरेक्टली हमने लिमिट पुट की है। ये मैंने रफली एग्जांपल दी है आपको कि एलोपीटर रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक आपके पास 0/0 वाली फॉर्म रिमूव हो जाए। ठीक है, जब 0/0 वाली फॉर्म यहाँ पर रिमूव होगी थी, ये हमने चेक कर कर देखे है, आपके पास यहाँ पर 0 नीचे 1 आ रहा है, तो हमने स्टॉप कर दिया, वहां पर हमने रुक जाना है। अगर ये आपके पास नीचे भी 0/0 वाली फॉर्म होती तो हमने मजीद इसका क्या करना था, अगेन इसका डेरिवेटिव लेना था और नीचे से हमने 0 रिमूव करना था। एलपीटर रूल का ये होता है कि हमने अगर आपके पास 0/0 वाली फॉर्म जब तक आती रहेगी तब तक हमने डेरिवेटिव अप्लाई करते रहेंगे। ये मैंने एलपीटर रूल को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा रफली एग्जांपल दी है। सिर्फ वन टाइम आपने डेरिवेटिव कर कर उसमें वैल्यूज पुट नहीं कर देनी, तब तक पुट करनी है जब तक आपके पास 0/0 वाली फॉर्म रिमूव ना हो जाए। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो तब हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसे भी है मे भी जिसके डेरिवेटिव आपको ना आते हो। सबने तो एफएससी नहीं ना की होती, कुछ एफएससी मेडिकल के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द लिमिट। आपके पास इस तरह से है, एक आपके पास नेचर ये थी कि आपके पास 2 फंक्शन गिवन थे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने खुद एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये आपके पास -1n है, इसे आप थोड़ा सा फंक्शन याद कर लें। ये आपके पास ऑसिलेटिंग फंक्शन होते हैं, जिसमें आपके पास जब n इवन हो तो उसका आंसर आपके पास 1 आता है। जब n आपके पास ओल्ड हो उसका आंसर आपके पास -1 आता है। तो इसमें जो आपके पास टर्म्स हैं 1 और -1 के दरमियान में ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 है। तो अब यहाँ से हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरह से इनक्वालिटी डिजाइन करेंगे? इसे हम लिखेंगे -1 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये वाला फंक्शन लिख देंगे, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखी है, तो यही फंक्शन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैक्सिमम, ये आपके पास क्या है, अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालें, जब उसे ओपन करते हैं तो यही आंसर आता है। -1 लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n इज इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वैल्यूज है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो -1 के बिटवीन ही रहेगी। ठीक है ना, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। n की पावर 1 -1 आएगा, -1 n की पावर 2 1 आएगा, -1 की पावर 3 -1 आ जाए। इसी तरह आप इसे जितनी टाइम्स भी करेंगे, n की पावर जितनी भी आप ले जाएं, तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 1 या -1 के बिटवीन ही रहेगा। तभी ये हमने यहाँ से ये इनक्वालिटीज डिजाइन की है कि इसकी जो रेंज होगी वो -1 और 1 के बिटवीन ही रहेगी, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि वो आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फंक्शन कौन सा है? सेकंड प्रोडक्ट में जो आपके पास फंक्शन है 1/n² की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, 1/n² को होल इनक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/n²। ठीक है, इस पूरी होल इनक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास जब 1/n² मल्टीप्लाई होगा इस वाली टर्म से, तो ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -1 n 1/n² लेस देन इक्वल टू 1/n²। ये हमने, ये फंक्शन आपके पास h हो गया, ये g हो गया और ये आपके पास f(x) हो गया। ठीक है, हमने ये दोनों फंक्शन तो डिजाइन कर लिए हैं, ये दो फंक्शन तो डिजाइन कर लिए। अब हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया, लिमिट रह गई। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे,
लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट आपके पास क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब हम देख लेते हैं इन फंक्शंस की लिमिट क्या है। एक फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स है, ठीक है, वो हमने लिया 1 -1/n स्क्वायर। इस पर आपने इन्फिनिटी अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे आपके पास इन्फिनिटी हो, तो उसका आंसर आपके पास 0 आता है। ये थोड़ा सा याद कर लें, माइंड में रख लें। अगर आपके पास ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे इन्फिनिटी हो, तो वो किसके इक्वल होगा, वो टर्म आपके पास 0 के इक्वल होगी, ठीक है। ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लिमिट, अब सेकंड फंक्शन देखते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। अब नीचे आपके पास इन्फिनिटी है, ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर आपके पास 1 है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों की क्या कर सकते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस वाले की आंसर आपके पास 0 आया, लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 की पावर n 1/n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब दोनों का आंसर क्या है, सेम आ गया, दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। ये भी l 0 है और ये भी l आपके पास 0 है, तो हम लिख सकते हैं जो आपके पास मिड वाला फंक्शन है, इसका लिमिट भी यही होगा 0, -1 की पावर n 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने फाइंड आउट करना था, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी थी। हमने किसकी हेल्प से की है, सैंडविच थ्योरम की हेल्प से की है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर आपके पास फंक्शंस थे टू, यहाँ पर आपके पास फंक्शन थे प्रोडक्ट की फॉर्म पर। यहाँ पर आपके पास टू फंक्शन आपस में क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट हो रहे थे, ठीक है। ये आपके पास थे, उसने कहा था फाइंड द लिमिट, आपने लिमिट फाइंड करनी है दिस वन। ये जो आपके पास फंक्शन है, दो आपके पास है, ठीक है, जिनकी प्रोडक्ट हो रही है। तो इसे सोल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने सैंडविच थ्योरम यूज़ किया। आपने याद करना है, अगर आपके पास इस तरह की इनक्वालिटी ना आ रही हो, तो इस तरह के अगर फंक्शन हो, तब आप वहाँ पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना आपने अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट फंक्शंस की आ रही थी। सबसे पहले आपने देखा -1/n फंक्शन है एक आपके पास, ठीक है। इसकी आपने रेंज देखी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज क्या है। इसकी मैक्सिमम वैल्यूज 1 और मिनिमम वैल्यूज -1 है, यानी कि -1/n जो फंक्शन है, इसकी वैल्यूज आपके पास 1 और -1 के बिटवीन ही रहेगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा या इससे और कम नहीं वैल्यूज आएगी आपके पास। तो हमने ये इसकी रेंज लिख ली है, -1 लेस देन इक्वल टू -1 की पावर n लेस देन इक्वल टू 1। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। ये हमने मैक्सिमम और मिनिमम, जिसे आप ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट इनक्वालिटी भी कहते हैं, ये हमने वो लिख लिया। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिनिमम वैल्यूज आपके पास लेफ्ट साइड पर होती है। अब यहाँ पर हमारे पास चले -1/n फंक्शन आ गया, लेकिन हमारे पास, हमने तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने बना लिया है। फर्स्ट स्टेप आपके पास ये आ गया, हमने ये फंक्शन को रेंज के साथ लिख लिया है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने किया, हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/n स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1/n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया होल इनक्वालिटी के साथ। सेकेंड स्टेप आपके पास ये है, इसको हमने होल इनक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई किया। थर्ड स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई की है। लिमिट हमने क्या अप्लाई किया, n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपके पास एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है,
और एक आपके पास एच ऑफ एक्स है, मिड वाला एफ ऑफ एक्स कर ले, क्योंकि हमें आपने मिड वाले फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो और ऊपर आपके पास कांस्टेंट हो तो उसका आपने आंसर क्या लिखना है, जीरो के इक्वल लिखना है। ठीक है, ये माइंड में रख लें या याद कर लें। तो ये जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो लेस देन इक्वल टू लिमिट, सेकंड फंक्शन का आंसर भी जीरो आ गया। दोनों फंक्शन के अगर आंसर सेम हो तो हम मिड वाले फंक्शंस का आंसर भी वही लिखेंगे, जो कि वो क्या है, जीरो। अब ये भी देखिए, आपके पास फंक्शन है, उसने कहा है कि शो डैट s टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसने इसकी लिमिट का आंसर भी बता दिया है कि ये जीरो आता है। अब ये जीरो कैसे आता है, इसको भी हमने किससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर टू फंक्शन है, एक आपके पास एक्स स्क्वायर और एक आपके पास साइन वन ओवर एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ पर टू फंक्शंस के प्रोडक्ट आ जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर सैंडविच थ्योरम की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, सैंडविच थ्योरम से हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर इनक्वालिटी तो नहीं है ना, लेकिन हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बात सुनने थोड़ी सी कि सैंडविच थ्योरम आपने क्या करना है, अगर उस टाइप की इनक्वालिटी हो तब तो हमें वेल नोन है कि वहाँ पर तो सैंडविच थ्योरम लग नहीं है। अगर आपके पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आ जाए तब आपने सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जिस तरह इस एग्जांपल में एक तो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी है, ये वाली एग्जांपल है जिसमें आपके पास टू फंक्शंस की प्रोडक्ट आई है, जिसको हमने सोल्व किया, उसका आंसर जीरो आया। उसके बाद हमने ये एग्जांपल देखी है, ये भी टू फंक्शंस के प्रोडक्ट है, इसका आंसर भी वो कह रहा है कि जीरो आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं वाकई इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो साइन एक्स की आपके पास क्या होती है रेंज, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी वन और माइनस वन के इक्वल रहती है। ठीक है, तो इसकी इनक्वालिटी भी हम इसी तरह से लिखेंगे, माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन वन ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, कोस होगा उसकी भी हमने ये लिखना है, लेकिन जब हमने आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तब आपने उसकी जीरो टू वन के बिटवीन लेनी। ये थोड़े से फंक्शन है जिसे आप कह ले स्टैंडर्ड फंक्शन, थोड़े से उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिए, कुछ ऐसे फंक्शन है। कोस की भी आपने माइनस वन टू वन के बिटवीन रखनी है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इनकी फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, साइन ऑफ एक्स की आपके पास माइनस वन टू वन मैक्सिमम मिनिमम रेंज इतनी ही रहती है। अब हमने क्या चाहिए, साइन वन ओवर एक्स तो है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इस होल इनक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट यहाँ पर क्या है, एस टेंस टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एस टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई की, ये आंसर आपके पास जीरो आ रहा है, लेस देन इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये किसके इक्वल हो सकता है, इम्प्लाइज कर सकते हैं लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये सिंपली था। अब देखना, सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट फाइंड आउट करना इजी है। यहाँ पर अगर आपके पास
इनक्वालिटी नहीं है तो आपने देखा है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, जिस तरह यहाँ पर टू फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर सेपरेट है साइन वन ओवर एक्स, ये दो फंक्शन है, इनकी प्रोडक्ट आपके पास है। अगर ये भी ना हो रही हो तो तब आप सैंडविच थ्योरम ना अप्लाई करें। अगर आपके पास ऐसे फंक्शन है जिनकी प्रोडक्ट आपके पास आ रही है तो वो आपके पास सैंडविच थ्योरम से ही सोल्व होता है, और कोई मेथड नहीं है जिससे आप उससे सोल्व कर सकें। ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो कि आपने याद करनी है, या टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह के आपके पास फंक्शन आए तो आप उसकी डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, उसे आप सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। ये मे भी एफएससी में थोड़ी सी ये वाले पार्ट तो सारे 5 एफएससी के हैं, बाकी ये स्टैंडर्डाइज हैं। इसे काफ़ी लिमिट के चैप्टर करने के बाद ही हम लोग बीएस वाले स्टूडेंट थोड़े से देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दी है कि इजीली जो भी क्वेश्चन आए आप उसे डायरेक्टली क्या करें, फाइंड आउट कर लें, ठीक है ना।